वीडियो लेक्चर के इस भाग में आज हम दुष्यंत कुमार की एक गजल साई में धूप की व्याख्या करेंगे। गजल की व्याख्या से पहले थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय हम दुष्यंत कुमार का जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1933 को राजपुर नवादा जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साई में धूप, जलते हुए वन का बसंत, इस प्रकार की इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास भी लिखे हैं और 1975 में बहुत कम आयु में इनका ही देहांत हो गया। दुष्यंत कुमार जी हिंदी भाषा के अंदर गजल लिखने वाले शुरुआती रचनाकारों में से हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण या प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। तो आइए इनकी जो रचना है साई में धूप वो पढ़ते हैं। जो गजल मूलतः एक फारसी या उर्दू जुबान की एक विधा है, लेकिन आजकल ये हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है। गजल की जो पहली दो लाइनें होती हैं उनको हम मतला कहते हैं और उसके बाद दो दो लाइनों के जो उसके शेर होते हैं और वो लगभग एक दूसरे से जुदा होते हैं, यानी उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता सबका एक, लेकिन पूरी गजल का एक जो कंक्लूजन है वो एक ही जैसी विचारधारा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस गजल का कोई भी शीर्षक नहीं होता, लेकिन कई बार यहाँ पर सिलेबस के अंदर साई में धूप लिख दिया जाता है। अन्यथा इस प्रकार का प्रचलन है कि गजल का कोई भी एक शीर्षक नहीं होता। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि दुष्यंत कुमार जी एक मार्क्सवादी चेतना के कवि हैं, शायर हैं। तो उनकी कविता के अंदर एक प्रकार का सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह के स्वर हैं वो इस गजल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। सत्ता से जो एक मोह भंग की स्थिति है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि कहते हैं कि कहाँ तो ये तय था, यानी जो भी सत्ताधारी पार्टियां होती हैं या हमारे राजनेता होते हैं वो पहले बहुत बड़े वादे करते हैं, बहुत ज्यादा वादे करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि वायदा तो यही था, ये तय था कि हम हर एक घर में बहुत ज्यादा सुविधाएं देंगे। लाक्षणिकता है इसके अंदर चिरागा, चिरागा मतलब रोशनी, कि बहुत ज्यादा रोशनी आएगी, यानी बहुत ज्यादा विकास होगा। ये तय था, ये एक वायदा किया गया था। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी हर एक घर के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी जाएंगी। लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ पर ये बहुवचन में है और यहाँ पर एक वचन में है। और एक बहुवचन किसके लिए था? घर के लिए था। और यहाँ शहर भर के लिए क्या है? एक वचन है। तो इसमें एक प्रकार का व्यंग है कि पूरे शहर में थोड़ी भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि वायदा ये किया गया था कि हर एक घर को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि यहाँ दरख्तों के साए यानी पेड़ों के साए में, पेड़ों की छांव में धूप लगती है। ये विरोधाभास है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ों की छांव में तो छाया है, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के साए में धूप लगती है। धूप लगती ये भी लाक्षणिकता यहाँ पर कि जो सत्ता, जो शासन हमको न्याय देने के लिए हो, अगर वही अन्याय करने लगे तो वो लाक्षणिकता इसके अंदर प्रकट की गई है।
यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि जहां पर इस प्रकार की सत्ता हो कि जो व्यक्ति हमको न्याय देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए हो, और वही हमारे साथ अन्याय करने लग जाए, तो उस सत्ताधीशों से हमें दूर चले जाना चाहिए और उम्र भर के लिए दूर चले जाना चाहिए। अगला शेर है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये इस प्रकार की एक गरीबी की जो स्थिति होती है उसकी तरफ ये शेर इंगित करता है कि ऐसे लोग जिनके पास कमीज नहीं है लेकिन वो ठंड के मारे अपने पांव से पेट ढक लेते हैं, यानी समझौता प्रस्ती जो लोग होते हैं, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। और यहां पर बात क्रांति की हो रही है, क्रांति के लिए ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा मुनासिब मुफीद लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि क्रांति वही करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो कवि कहते हैं ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, यानी कि जो क्रांति का सफर है उस सफर के लिए ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नहीं जो गरीब हैं और जिनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, ऐसे ही लोग क्रांति कर सकते हैं। जो शेर होता है, एक और बताना चाहूंगा कि इसकी जो पहली लाइन होती है उसका जो अर्थ है आपको दूसरी लाइन पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, यानी दोनों लाइनों को जब आप पढ़ लोगे तो ही पहले वाली लाइन का अर्थ समझ में आएगा। तो एक निवेदन है बीच में, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए अगले शेर पे बढ़ते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहां भी कवि कहता है कि खुदा नहीं न सही, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर धर्म को एक प्रकार की अफीम का नशा ऐसा वो मानते हैं कि जो धर्म होता है वो धर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो एक नशे की तरह है जिसमें व्यक्ति अपनी गरीबी को सहन करता रहता है, और जबकि जो गरीबी है वो व्यक्ति द्वारा पैदा की गई है, यानी इसका संपत्ति का सही से बंटवारा नहीं हुआ है, इसके कारण गरीबी है। ऐसा उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है। वो कहते हैं खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कि हमें खुदा नहीं बनना, खुदा है नहीं है इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना, आदमी का ख्वाब सही, लेकिन एक इंसान का ख्वाब तो देख ही सकते हैं। हम बहुत बड़े नहीं बनना चाहते, लेकिन एक आदमी का ख्वाब तो है, एक मतलब राम राज्य नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जो ऐसा एक सत्ता होनी चाहिए जहां पर आदमी यानी इंसान ठीक ठाक रह सके, उसके सारे जितने हुकूक हैं वो सारे मिल सके, उसकी जितनी भी अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, और अगर वो सारी सुविधाएं एक व्यक्ति को, एक नागरिक को मिलनी शुरू हो जाए तो भी एक बहुत सुंदर नजारा बन सकता है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती है। अगला शेर है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कभी कहते हैं कि वे मुतमईन हैं, यानी मुतमईन का मतलब है कि आश्वस्त हैं, वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहां भी लक्षण कहता है पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी वो व्यवस्था जो अभी तक है वो बदल नहीं सकती। पत्थर से मतलब यहां पर वो है व्यवस्था का, कि वो आश्वस्त हैं कि ये व्यवस्था जो अभी तक बनी हुई है सत्ता की, जो अन्यायी सत्ता की, ये बदल नहीं सकती, यानी पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपनी आवाज के असर को देखने के लिए बेकरार हूं, क्योंकि उसको ऐसा लगता कि मैं जिस प्रकार के क्रांति के गीत लिख रहा हूं, हो सकता है मेरी आवाज के असर से ये सत्ता जो है एक पत्थर जैसी सत्ता है, निर्दयी सत्ता है, हो सकता है इसका दिल भी पिघल जाए और ये बदल जाए। नेक्स्ट है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कहते हैं तेरा निजाम है, निजाम यानी तेरा शासन है,
सील दे जुबान शायर की, शायर यानी कवि, वो अपने सत्ताधीशों को कह रहा है कि तुम्हारा कानून है, तुम्हारी सरकार है, तुम चाहो तो कवि की जुबान को बंद कर सकते हो, कवि के मुंह को बंद कर सकते हो, उसके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, और एहतियात का मतलब यहाँ पर सावधानी होता है। और ये इस समय के लिए, बहर का मतलब एक दो अर्थ है इसके। बहर का मतलब छंद भी होता है और बहर का मतलब समय भी होता है। तो कवि कहता है कि अगर तुम्हारा शासन है और वो तुम शायर की जुबान भी बंद कर सकते हो, क्योंकि इस समय ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जो विचारधारा लोगों के बीच में फैल रही है, जिससे क्रांति होने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए इस समय में ये एहतियात जरूरी है। लास्ट है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर एक प्रकार का फूल का पेड़ होता है, लेकिन उसको यहाँ पर एक अधिकार के रूप में लिया गया है। ये जो अपने मानवाधिकार हैं उनके लाक्षणिकता के तौर पर लिया गया है। कवि कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अगर हम जिंदा रहें तो अपने अधिकारों के साथ अपने अपने बगीचे में, अपने गली में, मोहल्ले में अपने अधिकारों के साथ अपने घर में हम रहें, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और अगर हमें मरना भी पड़े तो हम उन अधिकारों के लिए मरेंगे, अधिकारों की अपनी लड़ाई के लड़ेंगे। और कहाँ पे मरेंगे? गैर की गलियों में, यानी किसकी गलियों में? जिन लोगों ने हमारे अभी तक जितने हकूक हैं, अधिकार हैं, उनके ऊपर अधिकार कर रखा है, उन अधिकारों को लेने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और अगर हम जिंदा रहें तो अपने अधिकारों के साथ जिंदा रहेंगे, लेकिन हमें मरना पड़े तो हम अपने अधिकारों के लिए दूसरों की गलियों के अंदर लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक मार्क्सवादी चेतना, प्रगतिवादी चेतना की एक गजल है, जिसको दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। और दुष्यंत कुमार जी हिंदी के जाने माने गजलकार हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर पर, कहते हैं कि जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो गजल को जुल्फों से निकालकर जमी पर लेके आए थे, क्योंकि मूलतः ये उर्दू भाषा की एक नज़म होती है, लेकिन इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण से ये सारी गजलें लिखी है। आशा है ये गजल आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।